Okay. Good evening, Krishna Parmar. How was your AIT test? Did you do it well? How are your midterms? Midterm examination सब कैसे थे? अच्छे हो गए क्या? Good evening, Janvi Bhavnagar. Good evening, everyone. Okay. It's almost 58. Yes, good evening. तो बेटा हम लोग स्टार्ट करते हैं क्योंकि आपको पता है हमारे पास सिलेबस बहुत ज्यादा है कंप्लीट करने को और वक्त बहुत कम है। तो जितना जल्दी हम लोग कंप्लीट करेंगे उतना हमारे लिए आगे जाके अच्छा होगा। ठीक है। सो आई एम विशिंग दैट ऑल ऑफ यू हैव कंप्लीटेड योर मिड टर्म एग्जामिनेशंस एंड ईआईटी टेस्ट वेरी नाइसली। है ना, सबने अच्छे से किया है। मैं तो ऐसे समझ रही हूँ मेरे बच्चों ने सब अच्छे से किया है। अगर जिसने नहीं किया है तो मायूस होने की कोई रीजन नहीं है क्योंकि अभी आने वाला एनुअल बाकी है। वहां पे आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। जहां पे भी आपको फ्लॉज लगे हैं, जहां पे भी आपको लगता है कि हाँ इस एक एरिया में मुझे इम्प्रूवमेंट कर सकता था मैं, या फिर कर सकती थी, या फिर कुछ मैंने यहाँ पे सही किया या गलत किया, खुद का रिव्यू करो, सेल्फ रिव्यू करो, कहाँ पे सही किया कहाँ पे गलत किया। अगर गलत किया है तो उसको रिकवर करो। ठीक है, जहां पे आप सही कर सकते हो वो चीज पे कॉन्सेंट्रेट करो। ठीक है। एंड रिविजन, देखो मैं मेरे बच्चों को इतना बताती हूँ ना, जो भी बायोलॉजी मतलब इंटरेस्टिंगली पढ़ते हैं सबको समझ आता है। कॉन्सेप्ट्स भी इजी होते हैं, टर्मिनोलॉजीज भी हाँ ओके याद रहता है। बट ये एक ऐसा सब्जेक्ट है कि बार बार आप भूल जाते हो। तो इसके लिए आपको करना क्या होता है, जैसे आप पढ़ते रहते हो उसको रिवाइज करते रहना पड़ता है। जैसे आप रिवीजन को एक फ्रेंड बना लोगे ना बायोलॉजी में, आपको कोई नहीं पकड़ पाएगा। ठीक है, बायोलॉजी में आप एकदम से प्रो प्रोफेशनल प्रो हो जाओगे। ठीक है। तो ठीक है, हमारा टाइम हो गया है तो हम स्टार्ट करते हैं। जैसे आप सबको पता है, मिड टर्म से पहले एक क्लास थी जो कंबाइंड हुई थी। ठीक है, तो उस क्लास से हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी का प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस हम लोगों ने फर्स्ट क्लास मैंने कंप्लीट किया था। जो सेकेंड क्लास था उसका भी मैं वहीं से कंप्लीट कर रही हूँ जो कि विनय ने लिया था। फिर भी मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ क्योंकि मैंने खुद नहीं किया है, तो इसीलिए मैं यहाँ से कंटिन्यू कर रही हूँ। ठीक है। तो हम लोगों ने प्रिंसिपल्स के बारे में पढ़ा था, कुछ इंट्रोडक्शन पढ़ा था। तो अब हम लोग आज पढ़ेंगे टूल्स के बारे में। ठीक है, टूल से कंटिन्यू करेंगे। जितना मैं कोशिश कर रही हूँ कि आज चैप्टर खत्म करूँ, नहीं हो पाएगा देखते हैं, लेकिन हमारी तो पूरी कोशिश है। ठीक है। तो उससे पहले क्वेश्चन है स्क्रीन पे, मैं जानना चाहती हूँ कि आप कॉन्सेप्ट समझ रहे हो या नहीं। अ जीन इज सेड टू बी क्लोन्ड इफ एक जीन को हम कह सकते हैं कि हाँ भाई क्लोन हुआ है। ठीक है, तो क्या ऑप्शन है? द डीएनए सीक्वेंस ऑफ द जीन इज नोन, द फंक्शन ऑफ द जीन इज नोन, देर इज अ डीएनए प्रोब फॉर द जीन हैज बीन आइसोलेटेड एंड कॉपीड। वेरी गुड भावनगर, मैं कृष्णा का भी आंसर एक्सपेक्ट कर रही हूँ, कृष्णा पार्मर। ओके, ठीक है। तो ऑलरेडी आंसर मिल गया है हम लोगों को, तो ज्यादा इतना टेंशन लेने की जरूरत है नहीं क्योंकि आसान है। ठीक है। जब भी हम क्लोन की बात करते हैं तो यहाँ पे होता क्या है बेटा, हम लोगों को डीएनए को आइसोलेट करना है और उसके मल्टीपल कॉपीज बनाने हैं। इसका सिंपल मतलब है क्लोनिंग का। ठीक है, तो डी इज द आंसर फॉर दिस। ठीक है, ये सारे बेतुके ऑप्शंस हैं, इनको हटा दो। ठीक है, क्योंकि देखो आप समझ रहे हो ना व्हाट इज प्रोब, मैंने आपको बताया है प्रोब और प्राइमर के बीच का डिफरेंस। प्राइमर एक शॉर्ट सेगमेंटेड क्या कहते हैं न्यूक्लिक एसिड है जो कि नॉन रेडियो एक्टिव है। बट प्रोब जब हम कहते हैं ना तो ये भी एक शॉर्ट सेगमेंटेड न्यूक्लिक एसिड है, बट इसमें रेडियो एक्टिविटी आपको दिखेगी। ये डिफरेंस है प्रोब और प्राइमर में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन सबको क्लियर है। चलो, तो हम लोग पढ़ने वाले हैं टूल्स के बारे में। तो जब हम टूल्स पढ़ते हैं तो तीन चीजें आपके सिलेबस में बहुत इंपॉर्टेंट से दिया है। एक है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के बारे में, विच वी कॉल देम एज मॉलिक्यूलर सीजर्स। मैंने आपको ये बताया है। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स को हम मॉलिक्यूलर सीजर्स कहते हैं, लाइगेस एंजाइम को मॉलिक्यूलर ग्लू कहते हैं। ओके, ग्लू गम, मॉलिक्यूलर गम।
ठीक है, तो हम लोगों को क्लोनिंग वेक्टर्स के बारे में पढ़ना है, ठीक है, क्योंकि जो हमने आइसोलेट किया है डीएनए को, उसको एक स्पेसिफिक प्लास्मिड के अंदर डालना होता है, वो प्लास्मिड वेक्टर कहलाता है। उस प्लास्मिड को होस्ट के अंदर डाल के क्लोन करने के लिए छोड़ना होता है, ठीक है। अब जब हमने रिकॉम्बिनेंट प्लास्मिड बना लिया और उसको होस्ट में डालना होता है, तो होस्ट एक्सेप्ट नहीं करता, इजीली वो एक्सेप्ट नहीं करता, तो उसको एक्सेप्ट करवाना पड़ता है, होस्ट को एक्सेप्ट करवाना पड़ता है। इस प्रोसेस को करने के लिए हम कहते हैं कॉम्पिटेंट होस्ट। होस्ट को कॉम्पिटेंट कर रहे हैं हम, ताकि हम जो रिकॉम्बिनेंट प्लास्मिड बनाए हैं वो उसके अंदर समा जाए, ठीक है। तो ये तीनों चीजें आपको टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में पढ़नी है, ठीक है। तो फर्स्ट वन इज रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। तो आपको पता है बेटा ये करता क्या है, दिस एंजाइम कट द डीएनए एट द स्पेसिफिक साइट। ये कहाँ पे कट करता है, एक स्पेसिफिक साइट पे कट करता है जिसका नाम है रिकॉग्निशन सीक्वेंस, ठीक है। आप कोई भी एक डीएनए ले लो, एक डीएनए में एक सीक्वेंस होता है जिसको हम कहते हैं रिकॉग्निशन सीक्वेंस। इस रिकॉग्निशन सीक्वेंस को देख के ये एंजाइम रिकॉग्नाइज करता है कि हाँ भाई मुझे यहाँ पे कट करना है इस डीएनए को, ठीक है। तो ये काम करता है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम विद द हेल्प ऑफ रिकॉग्निशन सीक्वेंस। यूजुअली जो रिकॉग्निशन सीक्वेंस होता है वो पैलिंड्रोम होता है ना, पैलिंड्रोम। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पैलिंड्रोम? आप अगर 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन देखोगे या फिर 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन में देखोगे, तो दोनों ही तरफ से जो भी नाइट्रोजन बेसेस हैं वो सेम रहेंगे। आपके सिलेबस में एग्जाम्पल दिया है मलयालम का, है ना, तो मलयालम का एग्जाम्पल दिया है, तो आप यहाँ पे देख लो, यहाँ से भी माला, इधर से भी माला, वही बीच में है, ठीक है। इसको हम कहते हैं पैलिंड्रोम। और यूजुअली ये 6 बेस पेयर्स का एक डीएनए होता है, ठीक है। तो उस डीएनए में 6 बेस पेयर्स आपको मिलेंगे, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखना है। और जो रेन एंजाइम है, इसको शॉर्टली हम रेन कहते हैं बेटा, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोसिस एंजाइम्स को हम शॉर्ट एंड स्वीट में रेन कहते हैं, ठीक है। दे बिलोंग टू अ बिग क्लास ऑफ एंजाइम्स कॉल्ड न्यूक्लियसेस, ठीक है। ये न्यूक्लियसेस को बिलोंग करते हैं, ठीक है। और ये आपके सिलेबस में दिया है तो मैंने यहाँ पे ऐड कर लिया। तो 1963 में 2 एंजाइम्स रिकॉग्नाइज हुए थे। तो क्या कैसे रिकॉग्नाइज हुए थे बेटा? देखो, एक इकोलाई बैक्टीरिया था, बैक्टीरिया के ऊपर अगर जब बैक्टीरियोफेज इन्फेक्ट करना चाह रहा था, तो बैक्टीरिया ने कुछ एंजाइम प्रोड्यूस किए, 2 एंजाइम प्रोड्यूस किए, ठीक है। तो यहाँ पे देख लो, 2 एंजाइम्स रिस्पॉन्सिबल फॉर रिस्ट्रिक्टिंग द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरियोफेज इन ई कोलाई, ठीक है। ई कोलाई के अंदर बैक्टीरियोफेज का ग्रोथ रिस्ट्रिक्ट कर रहा था या फिर रोक रहा था। तो बैक्टीरियोफेज क्या है बेटा? ये एक वायरस, आप सब लोगों को पता है, इसके नाम में ही लिखा है बैक्टीरिया, फेज मतलब खाना, एनगल्फ करना या किलिंग, ठीक है। तो इसमें 2 एंजाइम्स में एक एंजाइम है बेटा, वन एंजाइम एडेड मिथाइल ग्रुप्स टू डीएनए एंड इट इज कॉल्ड एज मिथाइलेज। ये आपके सिलेबस में नहीं दिया है, बस दिया है कि हाँ भाई एक मिथाइल एक एंजाइम मिथाइल ग्रुप को डीएनए में ऐड करता है, बट नेम है मिथाइलेज, ठीक है। एंड अनदर वन इज रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम दैट कट द डीएनए एट द स्पेसिफिक साइट्स, ठीक है। चलो, तो अब इसका नेमिंग कैसे दिया है? नेमिंग दिया है, देखो यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया है इको R1, इको R1, ठीक है। तो फर्स्ट लेटर जो इंडिकेट करता है वो जीनस है। आप सब लोगों ने बेटा टैक्सोनॉमी पढ़ा है, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर पढ़ा है, तो सब लोगों को, मुझे इतना तो कंफर्म हूं मैं कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर से आप फेमिलियर हो, ठीक है। जैसे एक साइंटिफिक नेम है मैंजिफेरा इंडिका, होमो सैपियंस, तो एक जीनस होता है, एक स्पीशीज होता है। तो जीनस आपका फर्स्ट लेटर कहलाता है, जो कोलाई का सेकेंड लेटर है यहाँ पे एस्चेरिशिया कोलाई, ठीक है। तो एस्चेरिशिया कोलाई है, तो एस्चेरिशिया जीनस है, कोलाई स्पीशीज है, तो कोलाई का सी वो लिया है हमने। जो आर है वो है बेटा स्ट्रेन, ठीक है। जिन बच्चों को स्ट्रेन समझ नहीं आता, देखो एक इजी मैं कंपैरिजन आपको बताती हूँ। आप लोगों ने बेटा ग्रिफिथ्स एक्सपेरिमेंट तो पढ़ा है, उसमें 2 टाइप के स्ट्रेन थे, है ना। तो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया का कॉज करने का एक एस स्ट्रेन था, एक आर स्ट्रेन था। तो उसी टाइप में एक होता है स्ट्रेन आर, तो यहाँ पे हमने लिया है आर स्ट्रेन। और जिन बच्चों को समझ नहीं आता कि मैम स्ट्रेन आखिर है क्या चीज, तो मैं आपको सिंपल एग्जांपल देती हूँ बेटा। देखो हम लोग ह्यूमन बीइंग्स हैं, है ना, हम लोग ह्यूमन बीइंग्स हैं। आप एशिया में देखो तो कुछ व्हीट कलर कॉम्प्लेक्शन के आपको लोग मिलेंगे, आप अफ्रीका में जाओ एकदम नीग्रो मिलेंगे, ठीक है। आप वही वेस्टर्न कंट्रीज में चले जाओ, वहां पे एकदम गोरे लोग आपको मिलेंगे, ठीक है। तो ये क्या है बेटा? ये हम हैं तो ह्यूमन बीइंग्स, ओके, जैसे बैक्टीरिया है वैसे हम सारे ह्यूमन बीइंग्स हैं, बट ह्यूमन बीइंग्स में भी डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज हैं, तो आप इनको स्ट्रेन समझ सकते हो, ठीक है, क्योंकि उनमें कुछ कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत डिफरेंस है, ठीक है। ऑर्गेनिज्म तो एक है बट थोड़ा बहुत उसमें डिफरेंट है,
ठीक है। एंड लास्ट नंबर आई इंडिकेट्स, जो आई है रोमन नंबर का, वो इंडिकेट करता है द ऑर्डर इन विच द एंजाइम्स वर आइसोलेटेड फ्रॉम द स्ट्रेन्स ऑफ बैक्टीरिया। आर स्ट्रेन के बैक्टीरिया में जिस ऑर्डर में उस एंजाइम को एक्सट्रैक्ट किया था उस ऑर्डर का नंबर यहाँ पे डाला है बस। ठीक है, तो इको R1 एक एग्जाम्पल है, आपकी टेक्स्ट बुक में दिया है, आप इसको याद रखो तो काफी है। ठीक है, अभी 2 स्लाइड्स पहले मैं आपको बता रही थी जो रेन एंजाइम्स हैं ये एक बड़े क्लास ऑफ एंजाइम्स को बिलोंग करते हैं, दैट इज न्यूक्लियसेस, है ना। तो न्यूक्लियसेस के भी आगे जाके 2 टाइप्स हैं, एक है एक्सोन्यूक्लियस और एक है एंडोन्यूक्लियस, है ना। तो एक्सोन्यूक्लियस क्या करेगा बेटा, ये एंजाइम जो है ये रिमूव करेगा न्यूक्लियोटाइड्स को इन द एंड्स ऑफ द डीएनए। ठीक है, तो डीएनए के जो एंड्स होते हैं, जैसे समझ लो कोई 5 प्राइम एंड है या 3 प्राइम एंड है या कोई मायोटी एंड है, तो उस एंड में ये क्या करेगा, कुछ न्यूक्लियोटाइड्स को रिमूव करेगा। वो कौन करेगा, एक्सोन्यूक्लियस। तो व्हाट इज द जॉब ऑफ एंडोन्यूक्लियस, एंडोन्यूक्लियस क्या करेगा बेटा, तो ये कट करेगा डीएनए को स्पेसिफिक पोजिशंस में। ओके, तो उन स्पेसिफिक पोजिशंस को हमने नेम दिया है रिकॉग्निशन सीक्वेंस। ठीक है, अभी अभी मैंने बताया आपको, इस रिकॉग्निशन सीक्वेंस में ही कट करेगा रेन एंजाइम इन द डीएनए। ठीक है, तो फर्स्ट जो रेन एंजाइम हम लोगों ने क्या किया, डिस्कवर किया, वो है हैंड 2। ठीक है, हैंड 2 एक वो एग्जाम्पल है, आपको याद रखना है, जो फर्स्ट डिस्कवर हुआ था। ठीक है, तो इट कट्स द डीएनए बाय रिकॉग्नाइजिंग अ स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ 6 बेस पेयर्स। मैंने बताया ना 6 बेस पेयर्स, तो यहाँ पे देख लो, ये हैंड 3 है, तो यहाँ पे कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, तो ये पैलिंड्रोम है। ठीक है, आपको याद रखना पड़ेगा, तो इस डायरेक्शन में जैसे गया है तो उसी सेम पैटर्न का न्यूक्लियोटाइड्स इसी डायरेक्शन में भी आएगा। ठीक है, तो आपको पता है जो डीएनए है वो एंटी पैरेलल पोलैरिटी शो करता है, तो ये उसका बेस्ट एग्जांपल है। ठीक है, तो इट कट्स द डीएनए बाय रिकॉग्नाइजिंग द स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ 6 बेस पेयर्स एंड दैट सीक्वेंस इज कॉल्ड एज रिकॉग्निशन सीक्वेंस फॉर हैंड 2। ठीक है, हैंड 2 का यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, आप कोई भी ले लो, ठीक है, कोई भी रेन एंजाइम ले लो, बस यहाँ पे हैंड 2 का एग्जाम्पल दिया है, तो यहाँ पे देखो। ठीक है, तो इस डायरेक्शन में भी सेम वही और इस डायरेक्शन में भी सेम वही। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जाम्पल्स दिया है, तो अलू है, बैम, हाइंड, इको आर। ठीक है, तो इसमें जो अलू और है तो इसमें ब्लंट एंड कट होगा। अभी मैं बताऊंगी आपको ब्लंट एंड कट क्या होता है और स्टिकी एंड कट क्या होता है। ठीक है, जो रेन एंजाइम है वो डीएनए को कट करेगा तो वो 2 पैटर्न्स में कट करता है, एक ब्लंट एंड और एक स्टिकी एंड कट। ठीक है, तो यहाँ पे वही जो मैंने बताया वही लिखा है, जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है वो रिकॉग्नाइज करेंगे एक स्पेसिफिक पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस जिसको हम कहते हैं रिकॉग्निशन सीक्वेंस, और वो वहीं पे कट करता है। ठीक है, और जो पैलिंड्रोम है, जो सीक्वेंस है वो सेम है दोनों ही स्ट्रैंड्स में, जैसे 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में जाओ या 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन में जाओ, आपको जो सीक्वेंस है वो सेम रहता है। देखो यहाँ पे GAATTC GAATTC। ठीक है, तो इस तरीके से, तो यहाँ पे मैं बता रही थी आपको रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स कट करेगा 2 तरीके से, एक ब्लंट एंड कट होता है, एक स्टिकी एंड कट होता है। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल दिखाती हूँ, GAATTC GAATTC। ठीक है, तो अगर ऐसे कट होता है तो इसको हम कहते हैं ब्लंट एंड कट। ठीक है, ऐसे अगर कट होता है तो इसको हम कहते हैं ब्लंट एंड कट। तो अब स्टिकी एंड क्या है, देखो स्टिकी एंड कट ऐसे होता है। ठीक है, तो स्टिकी एंड में यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो हैं वो एक्सपोज करेंगे, और ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं उसके काउंटर पार्ट या फिर कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड से ज्वाइन करके सिंगल स्ट्रैंडेड से डबल स्ट्रैंडेड होते हैं, जैसे यहाँ पे देख लो। ठीक है, तो हमने क्या करना है, यहाँ पे जो वेक्टर का डीएनए है, वेक्टर मतलब कोई प्लाज्मिड समझ लो। ठीक है, तो प्लाज्मिड का डीएनए है, इसको हम लोग कट कर रहे हैं और ये इवेंचुअली फॉर्म करेगा स्टिकी एंड। ठीक है, और ये जो है ये एलियन डीएनए है। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप इसी डायरेक्शन में कट कर लो। तो अब क्या होगा, सेम टाइप ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स यहाँ पे हैं स्टिकी एंड में। ठीक है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड्स है, देखो बेटा इवेंचुअली इनके बीच में प्यार होता है ना। तो जैसे इनको आप सेपरेट करोगे फिर आप मिलाने की कोशिश करोगे तो हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू ये क्या करेंगे, अटैच हो जाएंगे। ठीक है, तो ये एक एग्जाम्पल है। और आपको और एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना है, जो रेन एंजाइम है ना, ये एंजाइम सेम यूज करना है। अगर आपने हाइंड 2 यूज किया है तो हाइंड 2 आप यूज करोगे प्लाज्मिड में भी डीएनए कट करने को, और एलियन डीएनए आइसोलेट करके कट करने के टाइम पे दोनों में आपको सेम एंजाइम यूज करना है। अगर आपने एक में BAM H1 यूज किया, एक में हाइंड 2 यूज कर लिया,
तो उनके जो रिकग्निशन सीक्वेंस है वो सेपरेट होंगे, एंड जब आप उनको अलाइन करने की कोशिश करोगे या फिर रिकॉम्बाइन करने की कोशिश करोगे तो वो नहीं हो पाएगा। तो ये एक चीज आपको बहुत जरूरी तरीके से याद रखना है, दोनों ही टाइम पे जो डीएनए का कटिंग होगा वो एक ही रेन से होगा। ठीक है, तो देयर इज अ क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, द एंजाइम यूज्ड फॉर जॉइनिंग टू डीएनए फ्रैगमेंट्स इज कॉल्ड। ठीक है, सो कौन सा एंजाइम यूज होता है जब हम दो डीएनए फ्रैगमेंट्स को ज्वाइन करते हैं? वेरी गुड कृष्णा पार्मर, आई एम एक्सपेक्टिंग आंसर फ्रॉम जेएनवी भावनगर एज वेल। यस, वेरी गुड, बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, थोड़ी देर पहले मैं खुद बता रही थी, जो रेन एंजाइम है इसको हम कहते हैं मॉलिक्यूलर सीजर। ठीक है, जो रेन एंजाइम है उसको हम कहते हैं मॉलिक्यूलर सीजर। ये दो एंजाइम्स यूज होते हैं डीएनए के रेप्लिकेशन में। आई होप यू रिमेंबर डीएनए रेप्लिकेशन, हमने मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में पढ़ा था। डीएनए पॉलीमरेज हेल्प्स इन द पॉलीमराइजेशन बाय एडिंग न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है, गाइरेस एंजाइम क्या करता है, ये टेंशन जो कॉइलिंग की वजह से होता है, जब हेलिकेज क्या करता है, हाइड्रोजन बॉन्ड्स को ब्रेक करके जो स्पाइरल है, राइट हैंडेड हेलिक्स है, उसको खोलते जाता है ना, जैसे वो खोलते रहता है तो वहां पे टेंशन फॉर्म हो जाती है, ओके, सुपर कॉइलिंग फॉर्म होती है। तो उस सुपर कॉइलिंग के टेंशन को रिड्यूस करता है ये गाइरेस एंजाइम। ठीक है, तो टोपोआइसोमरेज गाइरेस दोनों एक ही हैं, इसमें ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो ये दो एंजाइम्स आपको याद रखना है डीएनए रेप्लिकेशन में। और ये जो लाइगेज है ये हमारा आंसर है, विच एक्ट्स एज अ मॉलिक्यूलर ग्लू। ओके, ग्लू या फिर गम आप समझ लो, जहां कहीं पे भी फ्री डीएनए के स्ट्रैंड्स या फिर फ्रैगमेंट्स ऐसे ही हैं उनको अटैच करना है, तो ये एज अ गम जाएगा लाइगेज और अटैच कर देगा। ठीक है, सो दैट्स ऑल। नाउ कमिंग टू क्लोनिंग वेक्टर्स। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, वेक्टर के बारे में पढ़ना है। तो वेक्टर कौन है बेटा, देखो वेक्टर यूजुअली प्लास्मिड होता है, आप याद रखो। ठीक है, वेक्टर इज लाइक अ व्हीकल। ठीक है, वेक्टर इज लाइक अ व्हीकल। तो ये व्हीकल आपको क्या करेगा, प्लास्मिड के अंदर जो व्हीकल है वो हमारा एलियन डीएनए या फिर फॉरेन डीएनए को रख के लेके जाएगा इनसाइड द होस्ट सेल। ठीक है, तो यहाँ पे वही लिखा है, वेक्टर इज ए डीएनए मॉलिक्यूल दैट कैरी द फॉरेन डीएनए एंड इट हेल्प्स इन द रेप्लिकेशन इनसाइड द होस्ट सेल। इनको हम कहते हैं वेक्टर्स। ठीक है, तो अभी वेक्टर्स का कैसे हम लोग क्लोनिंग करते हैं या फिर वेक्टर्स के बारे में अभी यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, सो फीचर्स रिक्वायर्ड फॉर क्लोनिंग इनटू अ वेक्टर। ठीक है, कुछ फीचर्स हैं हमको जानना है ताकि हम इसको एक वेक्टर कह सकें। तो फर्स्ट पार्ट इज ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। मैंने ये चीज आपको बताई थी फर्स्ट क्लास में, इस चैप्टर के फर्स्ट क्लास में मैंने आपको क्या बताया था, अगर आप होस्ट सेल के अंदर एलियन डीएनए को ऐसे ही डंप करके छोड़ दोगे तो क्या वो रेप्लिकेट होगा? क्या वो रेप्लिकेट होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमारा एलियन डीएनए में एक चीज नहीं है जिसका नाम है ओराइसाइट, बट ये ओराइसाइट होता है प्लास्मिड में। तो इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि आप एलियन डीएनए प्लास्मिड के अंदर मिला के वो जो रिकॉम्बिनेंट प्लास्मिड है उसको आप होस्ट के अंदर डालो। तो तब क्या होगा, जो एलियन डीएनए है उसके लिए ओराइसाइट मिलेगा और जो एलियन डीएनए हमने डाला है उसका रेप्लिकेशन होगा और हमें एट द एंड ऑफ द डे डिजायर्ड प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है, तो ये बहुत जरूरी है कि आपने ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन देखना है। ओके, ये चीज। नेक्स्ट वन इज सेलेक्टेबल मार्कर। तो इसके बारे में आज हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे बेटा। जिन लोगों को इसमें कंफ्यूजन है, आज बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं रहेगा, बस मेरे साथ अब जुड़ के रहिए। ठीक है, कि मार्कर जीन कहते हैं या फिर सेलेक्टेबल मार्कर कहते हैं इसको। ठीक है, ये हम लोग पढ़ेंगे। एंड देन क्लोनिंग साइट्स के बारे में कुछ ब्रीफ वाला, एंड देन वेक्टर्स फॉर क्लोनिंग जीन्स। तो ये चार चीजें अभी हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देख लो, मैंने बताया ना, origin of replication is the sequence where replication starts. Okay, it is a piece of DNA linked to ori can replicate within the host cell. ठीक है, मैंने आपको बताया ना, रेप्लिकेट करने के लिए ओराई के बिना इट इज नॉट एट ऑल पॉसिबल, क्योंकि रेप्लिकेशन होने के लिए एक साइट की बहुत जरूरी है, दैट इज ओराई साइट। ठीक है ना, ये जो ओराई साइट है ये कंट्रोल करता है कि कितने कॉपी नंबर्स बनेंगे। ठीक है, अब हमने क्या बना लिया बेटा, रिकॉम्बिनेंट प्लास्मिड तो बना लिया। अब अगर हमारे प्लास्मिड में ओराई साइट ज्यादा है तो मल्टीप्लीकेशन या फिर रेप्लिकेशन का जो नंबर है या फिर कॉपी नंबर, जब हम कॉपी नंबर कहते हैं तो बेटा सिंपल मीनिंग है, कॉपी नंबर का मतलब है रेप्लिकेशन। ठीक है, या फिर मल्टीप्लीकेशन।
तो कॉपी नंबर का मतलब क्या है, जितना ज्यादा नंबर का रेप्लिकेशन होगा उसको कहते हैं। ठीक है, बस ये चीज आपको याद रखना है क्लोनिंग या फिर ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन के बारे में। नाउ कमिंग टू सिलेक्टेबल मार्कर। ओके, सिलेक्टेबल मार्कर। अब इसका हम लोगों को बहुत डिटेल में पढ़ना है क्योंकि बहुत सारे बच्चे यहीं पे कंफ्यूज कर जाते हैं। तो आज से कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं रहेगा। ठीक है, तो देखो बेटा, हम लोग अभी क्या जानने वाले हैं। एक यहाँ पे मैं ड्रॉ कर रही हूँ, ये प्लास्मिड है। ठीक है, ये प्लास्मिड है और यहाँ पे समझ लो मैंने एलियन डीएनए को अटैच कर दिया, तो ये एलियन डीएनए है। ठीक है, दिस इज एलियन डीएनए और ये है नॉर्मल हमारा जो प्लास्मिड। अब ये मैंने क्या किया, प्लास्मिड लिया था, एक एलियन डीएनए लिया था, रेन एंजाइम यूज किया, सेम रेन एंजाइम, उन दोनों को आइसोलेट करके मैंने इनको ज्वाइन कर दिया। तो अब इस प्लास्मिड में जिसमें एलियन डीएनए है, इसको हम सिंपली क्या कह सकते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए, या फिर हम इसको कह सकते हैं रिकॉम्बिनेंट प्लास्मिड। ठीक है, रिकॉम्बिनेंट प्लास्मिड ये हो गया, इसको हम कहते हैं रिकॉम्बिनेंट प्लास्मिड। अब हम इसको क्या करेंगे, इस रिकॉम्बिनेंट प्लास्मिड को होस्ट सेल के अंदर ट्रांसफर करेंगे, है ना। तो देखो बेटा, हमने अगर रिकॉम्बिनेंट बना के रख लिया तो फायदा क्या है, हमको इसको मल्टीपल नंबर में प्रोड्यूस करना है ना, तो हम क्या करेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे। अरे इसको क्या हुआ भाई, ओके। तो इसको जो रिकॉम्बिनेंट प्लास्मिड है, इसको हम क्या करेंगे, एक सेल के अंदर ट्रांसफर करेंगे। और ये कौन है बेचारा, ये है इकोलाई। और जो इकोलाई है ये हमारा होस्ट है। ठीक है, ये हमारा होस्ट सेल है, इसके अंदर हम लोगों को डालना है हमारा रिकॉम्बिनेंट प्लास्मिड। और इस प्रोसेस को बेटा हम कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए और रिकॉम्बिनेंट प्लास्मिड इनटू द होस्ट सेल। ठीक है, तो यहाँ पे देख लो, मैंने यहाँ पे प्लास्मिड एंटर कर लिया। ठीक है, अब ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, तो यहाँ पे हमारे पास होस्ट सेल के अंदर प्लास्मिड है। अब ये जो प्लास्मिड है, ये क्या करेगा, कुछ ई कोलाई में जा सकता है, कुछ में नहीं जा सकता है। मतलब ये जो अभी हमारा होस्ट सेल है, इसके 3 फेट्स हैं। ठीक है, इसके 3 फेट्स हैं या फिर 3 पॉसिबिलिटीज हैं। ठीक है, 3 पॉसिबिलिटीज हैं। तो 3 क्या पॉसिबिलिटीज हैं मैम, एक यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, एक यहाँ पे लिख देती हूँ और एक यहाँ पे लिख देती हूँ। ओके, सो दिस E. coli has 3 possibilities। एक पॉसिबिलिटी क्या है, इस बैक्टीरिया में प्लास्मिड भी गया है और रिकॉम्बिनेंट प्लास्मिड गया है। ठीक है, रिकॉम्बिनेंट प्लास्मिड गया है, ये एक पॉसिबिलिटी है। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट। ओके बेटा, इसको हम कहते हैं रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट। ओके, ट्रांसफॉर्मेंट, इसको हम कहते हैं रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट। एक पॉसिबिलिटी है, दिस इज पॉसिबिलिटी नंबर 1, दिस इज पॉसिबिलिटी नंबर 2 और ये पॉसिबिलिटी नंबर 3 है। ठीक है, तो और एक क्या पॉसिबिलिटी है, इसमें प्लास्मिड तो आया है लेकिन एलियन डीएनए नहीं आया। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट। क्यों, क्योंकि इसमें जो रिकॉम्बिनेशन का पार्ट था, एलियन डीएनए प्लास्मिड के अंदर जो हमने किया था, वो रिकॉम्बिनेंट पार्ट ही नहीं आया, सिर्फ प्लास्मिड गया है। तो ये एक पॉसिबिलिटी है, इसको हम कहते हैं रिकॉम्बिनेंट नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट। और जो तीसरा पॉसिबिलिटी है, इसमें प्लास्मिड ही नहीं आया बेचारा, इसमें कौन नहीं आया, प्लास्मिड ही नहीं आया। तो अब हमने क्या किया, प्लास्मिड लिया था, एलियन डीएनए लिया था, ट्रांसफॉर्मेशन किया होस्ट सेल के अंदर। अब ये जो होस्ट सेल को आप इसमें जो ग्रो करने को छोड़ते हो ना, तब ये जब ग्रो होता है या क्लोनिंग होती है या मल्टीप्लिकेशन होती है या रेप्लिकेशन, आप कोई भी वर्ड यूज कर लो, तो यहाँ पे 3 टाइप का पॉसिबिलिटी है या फिर 3 टाइप के फेट्स हैं। एक बन सकता है रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट, दूसरा बन सकता है नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट, तीसरा बन सकता है नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। मतलब कुछ भी ट्रांसफर ही नहीं हुआ, यहाँ पे प्लास्मिड ही नहीं आया, तो इसको हम कहते हैं नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। क्या इतना आपको क्लियर है? अभी हम लोग सेलेक्टेबल मार्कर में नहीं गए हैं, तो वो समझने के लिए ये आपको जानना जरूरी था, तो इसको मैंने एक्सप्लेन किया। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? 3 फेट्स क्लियर है? से यस और नो।
मैं लिख के एक्सप्लेन कर रही हूँ, ऑल्दो आई हैव वेरी लेस टाइम। ठीक है, ओके कृष्णा। तो अब हम क्या करेंगे, देखो अब हम क्या करेंगे बेटा, अब हमने ले लिया था प्लाज्मिड, है ना, तो प्लाज्मिड ले रहे हैं, तो देखो बेटा प्लाज्मिड नेचुरल भी हो सकता है, आर्टिफिशियल भी हो सकता है। आपके सिलेबस में एक आर्टिफिशियल प्लाज्मिड है जिसका नाम है PBr 322। ठीक है, ये जो है ये आर्टिफिशियल प्लाज्मिड है, इसको हम कहते हैं PBr 322। अब ये जो PBr 322 है, इसका डायग्राम मैंने यहाँ पे दिया है। ठीक है, तो PBr 322 का डायग्राम आप देख लो। तो इसमें आपको तो एक चीज याद रखना है, इसमें दो आपके पास मार्कर्स हैं। ओके, टू मार्कर्स यू हैव इन दिस। तो एक है एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन और दूसरा है टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन। ठीक है, ये जो आर्टिफिशियल प्लाज्मिड है इसमें दो सेलेक्टेबल मार्कर्स हैं। ओके, यूजुअली सेलेक्टेबल मार्कर्स जो हैं वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स होते हैं। ठीक है, तो वो यहाँ पे आप देख लो, इसमें दो हैं, एक है एम्पिसिलिन, ओके, एक है एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट और दूसरा जो है एक है टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट। ठीक है, तो अब इस एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन के अंदर दो रेन के रिकॉग्निशन सीक्वेंसेस साइट हैं। मतलब इस जो है ना ये एम्पिसिलिन, ओके, इसके अंदर रेन जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है उसको कट करने के लिए एक रिकॉग्निशन सीक्वेंस चाहिए। तो वैसे दो सीक्वेंस हैं, एक है PVU1 और दूसरा है PST1। ठीक है, एक हो गया। तो अब टेट्रासाइक्लिन में भी दो है। ठीक है, एक BAM-H1 है, एक BAM-H1 है और जो दूसरा है वो SAL1 है। ये सबको क्लियर है? ठीक है, तो इतने सारे चीजें हो गई। अब हमने क्या करना है, अब हम लोग आएंगे प्रोसेस में। ठीक है, अब हम लोग आ रहे हैं प्रोसेस में। तो यहाँ पे देख लो बेटा, फर्स्ट चीज हमने क्या करना है, हम क्या करेंगे, हमारा जो एलियन डीएनए है ना या फिर जो फॉरेन डीएनए है, इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो टेट्रासाइक्लिन जीन है ना, तो इस टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन के अंदर जहां BAM-H1 साइट है वहां पे हम क्या करेंगे, BAM-H1 रेन का यूज करेंगे, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का यूज करेंगे। और यहाँ पे हम लोग क्या इंट्रोड्यूस करेंगे, हम लोग इंट्रोड्यूस करेंगे एलियन डीएनए को। ठीक है, तो अब हमने क्या किया, BAM-H1 रेन यूज किया, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, टेट्रासाइक्लिन जीन को कट किया, वहां पे हमारा एलियन डीएनए ऐड किया। तो जब हमने एलियन डीएनए ऐड किया तो इस टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन की जो रेजिस्टेंस है, जो एबिलिटी है, तो रेजिस्टेंस की एबिलिटी क्या हो जाएगी बेटा, वो चली जाएगी। ओके, सो रेजिस्टेंस एबिलिटी इज लॉस्ट। ओके, रेजिस्टेंस एबिलिटी इज लॉस्ट फॉर टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं बेटा इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। इसको हम क्या कहते हैं, जैसे हमने एलियन डीएनए को इंसर्ट किया तो इनएक्टिवेट हो गया। कौन इनएक्टिवेट हुआ, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन। ठीक है, इसको हम कहते हैं इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। ठीक है, ये फर्स्ट इनएक्टिवेशन। ठीक है, ये फर्स्ट पॉइंट है, ये फर्स्ट पॉइंट है। ठीक है, ये हो गया, समझ लो। अब क्या करेंगे बेटा, हम अब क्या करेंगे, इस प्लाज्मिड को जिसके अंदर एलियन डीएनए है, इसको हम क्या करेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, मतलब होस्ट सेल के अंदर ट्रांसफॉर्म करेंगे, है ना। तो होस्ट सेल के अंदर हम क्या प्रोसेस कर रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं। ओके, अब ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। ओके, अब ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, तो ट्रांसफॉर्मेशन करके जो हमने होस्ट सेल बनाया है, होस्ट सेल के अंदर हमारा जो रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड है, उसको हम एक कल्चर मीडिया में ग्रो कर रहे हैं। ओके, सो देयर इज अ कल्चर मीडियम वी हैव टेकन। तो इस कल्चर मीडिया में कौन ग्रो हो रहा है, हमारा होस्ट सेल जिसके अंदर एलियन का डीएनए है। समझ आ रहा है आपको? तो हमने क्या किया बेटा, कल्चर मीडियम ले लिया, इसमें हमने क्या ऐड किया, हमारा जो होस्ट सेल है जिसके अंदर एलियन डीएनए है उसको डाला। एंड जो कल्चर मीडियम हमने बनाया, जो ग्रोथ मीडियम बनाया, इसमें हमने एक एंटीबायोटिक भी यूज किया। तो फर्स्ट एंटीबायोटिक हमने जो यूज किया ना बेटा, ये यूज किया हमने एम्पिसिलिन को। ओके, तो पता नहीं मैंने स्पेलिंग क्या लिख दिया, एम्पिसिलिन लिख दिया, तो आपको पता है ना एम्पिसिलिन। ठीक है, तो
यहाँ पे मैं मिटा देती हूँ, ठीक है। तो एम्पिसिलिन, तो अब मैंने क्या किया बेटा, एक कल्चर मीडियम प्लेट लिया, इसमें आपने एंटीबायोटिक डाल दिया। फर्स्ट एंटीबायोटिक आप कौन सा यूज कर रहे हो, इसको ए नंबर लिख दो। एम्पिसिलिन ए डाल रहे हो कल्चर मीडियम के साथ, इसके ऊपर आप होस्ट सेल डाल के ग्रो होने के लिए छोड़ रहे हो। अब आपने क्या करना है, अब आपको क्या करना है बेटा, अब आपको ऑब्जर्व करना है। क्या ऑब्जर्व करना है कि आपको सेपरेट करना है ट्रांसफॉर्मेंट को नॉन ट्रांसफॉर्मेंट से। अब हमने बेटा यहाँ पे देखा था ना, पीछे हमने पीछे क्या देखा था, यहाँ पे देखा था हमने, ये दोनों ट्रांसफॉर्मेंट्स हैं। नंबर 1 एंड नंबर 2 कौन है बेटा, ये हैं ट्रांसफॉर्मेंट्स। क्यों, आइदर रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड हो या नॉर्मल प्लाज्मिड हो, लेकिन प्लाज्मिड तो गया है ना, तो इनको हम कहते हैं ट्रांसफॉर्मेंट, और इसको हम कहते हैं नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, थर्ड वाले को। अब क्या होगा, हमको सेपरेट करना है ट्रांसफॉर्मेंट से नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स को अलग करके, ठीक है। तो वो हम लोग यहाँ पे प्रोसेस कर रहे हैं बाय यूजिंग द एम्पिसिलिन, ठीक है, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, जब कल्चर मीडियम में एम्पिसिलिन डाल के होस्ट सेल को ग्रो करेंगे, तो आप मुझे बताओ, आप मुझे बताओ, ट्रांसफॉर्मेंट्स ग्रो होंगे या नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स ग्रो होंगे, कौन ग्रो होगा। तो बेटा नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स के पास प्लाज्मिड ही नहीं है, तो एम्पिसिलिन का जो हमने एंटीबायोटिक दिया है कल्चर मीडियम में, उसको रेजिस्ट करने वाला जीन भी नहीं है। ट्रांसफॉर्मेंट में क्या है, प्लाज्मिड हमने जो यूज किया है ना, तो चाहे वो रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट हो या फिर नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट हो, एम्पिसिलिन जीन तो बिल्कुल अनडिस्टर्ब था, है ना। तो हमने मीडियम में जब एम्पिसिलिन एंटीबायोटिक यूज किया, तो इसको रेजिस्टेंट करने वाला जीन हमारे प्लाज्मिड में है। तो कौन ग्रो करेगा यहाँ पे बेटा, यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेंट्स ग्रो होंगे और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स ग्रो नहीं होंगे। ओके, ट्रांसफॉर्मेंट ग्रोज ओनली। तो ऐसे आपने क्या किया, 3 को एलिमिनेट किया, 1 और 2 को रखा अपने पास, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट सिलेक्शन, ये है फर्स्ट सिलेक्शन विद द हेल्प ऑफ एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस। ओके, एम्पिसिलिन एंटीबायोटिक, कच्चे मीडियम में एम्पिसिलिन एंटीबायोटिक डाला और प्लाज्मिड में एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन था, तो उसके बेसिस पे फर्स्ट सिलेक्शन किया आपने, ठीक है। अब आपको करना है सेकेंड सिलेक्शन, ठीक है, अब आपको करना है सेकेंड सिलेक्शन। तो सेकेंड सिलेक्शन में आप क्या सेपरेट कर रहे हो, यू आर गोइंग टू सेपरेट, ओके। सो सेकेंड सिलेक्शन में आप क्या कर रहे हो बेटा, सेपरेटिंग recombinant transformant, okay, recombinant transformant from non-recombinant transformant, okay, from non-recombinant transformant। फर्स्ट सिलेक्शन में एम्पिसिलिन को यूज करके नॉन ट्रांसफॉर्मेंट को हटाया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिलेक्ट करके रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट बैक्टीरिया कौन सा है, नॉन रिकॉम्बिनेंट कौन सा, वो कर रहे हैं। ये हमारा मेन एम है, ठीक है। अब आप मुझे पूछोगे कि मैम ये हम कैसे करेंगे, तो अब वही चीज अब हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं कि कैसे करने वाले हैं। मेरा पेन पता नहीं इतना सताता है ना कभी कभी, मैं क्या बताऊं। ओके, तो बेटा अब क्या हुआ, अब क्या हुआ था, यहाँ पे देखो, एक हमने कल्चर प्लेट बनाया था जिसमें हमने एम्पिसिलिन को यूज किया था, है ना। तो एक था कल्चर मीडियम जिसमें हमने एम्पिसिलिन को यूज किया था, और इस पे सिर्फ ट्रांसफॉर्मेंट्स ग्रो हुए थे, है ना। तो अब हम क्या करेंगे, ये हमारा कल्चर प्लेट 1 था। अब हम क्या करेंगे, यही कल्चर प्लेट में जिसमें बैक्टीरिया ग्रो हुए थे, इसके ऊपर बेटा हम डालेंगे एक मसलिन क्लॉथ। एक कल्चर प्लेट है बेटा, उसमें ट्रांसफॉर्मेंट्स ग्रो हुए हैं। कैसे ग्रो हुए, आपको मैंने अभी बताया, सिलेक्शन प्रोसेस हुआ, एम्पिसिलिन एंटीबायोटिक था, जो ट्रांसफॉर्मेंट्स थे उनमें एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन था, तो रेजिस्टेंट करके ग्रो हो गए। अब इस मसलिन क्लॉथ को इसके ऊपर रख दो, इस प्लेट के ऊपर, फिर वो प्लेट से आपने जो मसलिन क्लॉथ रखा था वो क्या होगा, चिपक जाएगा, ठीक है। ये जो बैक्टीरियाज हैं यहाँ पे कॉलोनीज, इसमें कुछ बैक्टीरिया चिपक जाएंगे क्लॉथ पे। तो आप क्या करोगे, आप इसको दूसरे एक कल्चर प्लेट में चिपकाओगे, इसको हम कहते हैं रेप्लिका प्लेटिंग, ठीक है। इसको हम कहते हैं रेप्लिका प्लेटिंग। जो 1 प्लेट है ना बेटा, ये समझ लो ये मास्टर प्लेट है, ठीक है, ये मास्टर प्लेट है। क्यों, इसी में आपने ग्रो किया था ट्रांसफॉर्मेंट्स को। अब इसको यूज करके, इसी कॉलोनीज को यूज करके आपने मसलिन क्लॉथ को यूज किया, चिपकाया मसलिन क्लॉथ में, तो कुछ बैक्टीरिया चिपक गए। तो अब आप जो दूसरा प्लेट बना रहे हो, जो सेम टाइप का कॉपी करेगा,
ठीक है, तो इसमें भी यहीं पे 2 कॉलोनीज बनेंगे, अगर इसमें 2 है तो इसमें भी 2 कॉलोनीज बनेंगे। ठीक है, तो ये बन गया रेप्लिका प्लेट। ठीक है, अब रेप्लिका मतलब सेम सेम टाइप का प्लेट बन गया। ठीक है, तो अब हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि हम जो भी वर्क कर रहे हैं, जो सेपरेट या फिर सिलेक्शन प्रोसेस कर रहे हैं, ये रेप्लिका प्लेट में करेंगे। अब रेप्लिका प्लेट में करने के बाद हमको बैकअप में चाहिए ना, हाँ भाई कौन सा नॉन रिकॉम्बिनेंट है, कौन सा रिकॉम्बिनेंट है, वो जाने के लिए हम हमेशा बैकअप में एक मास्टर प्लेट रखते हैं। ठीक है, तो मास्टर प्लेट हमने साइड में रखा है, रेप्लिका प्लेटिंग के साथ अभी काम करना है हमको। तो अब मैं क्या करूंगी बेटा, अब मैं क्या करूंगी, ये जो रेप्लिका प्लेटिंग मैं कर रही हूँ, तो इसमें मैंने मस्लिन क्लॉथ लेके बैक्टीरिया को ट्रांसफर कर दिया, कॉलोनीज को ट्रांसफर कर दिया, लेकिन इसके साथ मैं एक और एंटीबायोटिक यूज कर रही हूँ, और वो एंटीबायोटिक है यहाँ पे टेट्रासाइक्लिन। ठीक है, टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक है। तो ये जो टेट्रासाइक्लिन है, आप मुझे बताओ जब मैंने इंसर्शनल इनएक्टिवेशन किया था, है ना, जब मैंने इंसर्शनल इनएक्टिवेशन किया था, तो कुछ बैक्टीरिया में क्या हुआ था बेटा, कुछ बैक्टीरिया में हुआ था ये, ठीक है, जिसमें रिकॉम्बिनेशन हुआ था। ओके, जिसमें रिकॉम्बिनेशन हुआ था, तो आप इसको कैसे याद रखोगे, ये रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट है, इसमें आपका एलएनडीएन इनएक्टिवेशन। जो दूसरा ट्रांसफॉर्मेंट था वो क्या था, जिसमें सिर्फ नॉर्मल प्लाज्मिड था, इसको हम कहते हैं नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट, मतलब इसके अंदर एलियन डीएनए बिल्कुल नहीं गया था, एलियन डीएनए नहीं गया था। तो अब समझ लो, अब इसको हम लेबलिंग करेंगे, ये ए है और ये बी है। तो इसी तरीके का यहाँ पे आपको समझाने के लिए एक ये ले लिया और यहाँ पे एक मैंने बी ले लिया। ठीक है, एक ये है एक बी है। तो अब आप क्या करोगे, तो अब आप क्या करोगे, जैसे टेट्रासाइक्लिन का आप डाल रहे हो यहाँ पे, टेट्रासाइक्लिन को आप यहाँ पे डाल रहे हो, तो ये जो टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक है, ये किस में नहीं है, ये नहीं है ए के अंदर। क्यों, क्योंकि यहाँ पे इंसर्शन इनएक्टिवेशन हुआ था ना, तो इंसर्शन इनएक्टिवेशन हुआ था, तो जैसे मीडियम में आपने टेट्रासाइक्लिन दिया, तो इसके पास टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन ही नहीं है, तो ये जो बैक्टीरिया है ये मर जाएगा, है ना, दिस विल डाई, ये बैक्टीरिया मर जाएगा। और कौन जिएगा, ये वाला जिएगा। क्यों, क्योंकि बेटा इसमें तो एलियन डीएनए गया ही नहीं, तो इसमें इंसर्शन इनएक्टिवेशन नहीं हुआ, इसका जो टेट्रासाइक्लिन है उसकी रेजिस्टेंस एबिलिटी बरकरार है। तो जो बी वाला है, जो नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट है, ये जिएगा एंड ग्रो भी करेगा, ये जिएगा और ग्रो भी करेगा, दिस विल लिव एंड ग्रो। ठीक है, आपको ये चीज समझ आ रही है, ये लिव भी करेगा और ग्रो भी करेगा। ठीक है, तो अब आप मुझे देखो, अब आप मुझे बताओ, इस रेप्लिका प्लेटिंग में, इस रेप्लिका प्लेटिंग में यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, तो ए जो है ये बेचारा कौन है, ये है रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट, और यहाँ पे जो मर गया, मतलब जो आगे जाके ग्रो नहीं हुआ, तो वो है बी। ठीक है, सॉरी, जो मर गया वो ये है और जो ग्रो हुआ वो बी है। ठीक है, तो ऐसे आपने क्या किया बेटा, सेग्रीगेशन किया, सेलेक्ट किया कि कौन सा बैक्टीरियल कॉलोनी रिकॉम्बिनेंट है और कौन सा बैक्टीरियल कॉलोनी नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट है, विद द हेल्प ऑफ टेट्रासाइक्लिन। ओके, आप क्या यूज किया, आपने टेट्रासाइक्लिन का एंटीबायोटिक को आपने यूज किया और इसको सिलेक्ट किया। तो आपके सिलेबस में 2 सेलेक्टेबल मार्कर्स हैं, एक है एम्पिसिलिन जिसमें हमने फर्स्ट सिलेक्शन किया, और एक दूसरा है टेट्रासाइक्लिन जिसमें हमने सेकेंड सिलेक्शन किया। फर्स्ट सिलेक्शन एम्पिसिलिन को यूज किया, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट को अलग किया ट्रांसफॉर्मेंट के साथ। जो सेकेंड पार्ट था इसमें हमने सेपरेट किया नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट को रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट से। ठीक है, इसमें हमने कौन सा एंटीबायोटिक यूज किया, टेट्रासाइक्लिन यूज किया। तो जिसमें एलियन डीएनए था वो क्या हुआ, मर गया, और जिसमें नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट था, मतलब एलियन डीएनए नहीं था, वो जिया और ग्रो किया। तो अब हमको कौन चाहिए, अब हमको बी चाहिए या ये चाहिए, हमको चाहिए ए, बी नहीं चाहिए। अब इस ए को हम क्या करेंगे बेटा, इसको मास में ग्रो करेंगे, बायोरिएक्टर के अंदर डाल के ग्रो करेंगे, बायोरिएक्टर में ग्रो करेंगे। एलियन डीएनए है हमारा जो डिजायर्ड प्रोडक्ट है, ठीक है, जो डिजायर्ड प्रोडक्ट है, ओके, वो हमको मिल जाएगा। ठीक है, तो डिजायर्ड जो प्रोडक्ट है हमको वो मिलेगा। समझ आ रहा है आपको, तो ऐसे हम लोग सिलेक्ट करते हैं। ओके, इसको हम कहते हैं सिलेक्टेबल मार्कर्स। तो सिलेक्टेबल मार्कर्स कौन है, एंटीबायोटिक्स हैं। ठीक है, इज दिस क्लियर टू एवरीवन?
क्या ये चीज सबको समझ में आ गई? अब उसको यहाँ पे मैंने वर्डिंग्स पे लिखा है, 2 मिनट में हम लोग जल्दी जल्दी इसको फटाफट से देख लेंगे, ठीक है? तो समझ लो, सेलेक्टेबल मार्कर या फिर मार्कर जीन, इट इज अ जीन दैट हेल्प्स टू सेलेक्ट ट्रांसफॉर्मेंट्स एंड एलिमिनेट द नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स। ये एक प्रोसेस है बस, ठीक है? तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इट इज अ पीस ऑफ डीएनए इंट्रोड्यूस इनटू द होस्ट बैक्टीरियम, इट इज कॉल्ड एज ट्रांसफॉर्मेशन। मैंने बताया ना, तो हमारा जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए था उसको हम जब होस्ट सेल के अंदर डालते हैं तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है? जब वो प्लास्मिड होस्ट सेल के अंदर जाएगा तो उसको हम कहते हैं ट्रांसफॉर्मेंट, जिसमें नहीं जाता है उसको हम कहते हैं नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, ठीक है? जब ट्रांसफॉर्मेशन होता है, अब समझ लो ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, तो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है तो उसमें भी दो पॉसिबिलिटी है, एक में रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट, एक में नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट। जो नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफर है उसमें सिर्फ प्लास्मिड गया है, हमारा एलियन डीएनए नहीं गया, ठीक है? तो यहाँ पे देख लो, जो सेलेक्टेबल मार्कर ऑफ ई कोलाई इंक्लूड्स एंटीबायोटिक्स रेजिस्टेंट जीन लाइक एम्पिसिलिन, क्लोरामफेनिकोल, टेट्रासाइक्लिन एंड केनामाइसिन, ठीक है? जो नॉर्मल ई कोलाई सेल्स होते हैं उनमें एंटीबायोटिक्स नहीं होते, ठीक है? तो नॉर्मल जो होते हैं उनमें नहीं होते, बट हमने जो सेलेक्टेबल मार्कर्स यूज किया है, जो हमने आर्टिफिशियल प्लास्मिड लिया था पी PBr322, उसमें होंगे, ठीक है? तो उसी के हेल्प से हम कर रहे हैं। क्या ये चीज समझ में आ गई आपको? तो यहाँ पे देख लो, ट्रांसफॉर्मेशन किया हमने तो उसके बाद क्लोनिंग करनी है। ट्रांसफॉर्मेशन कर लिया तो क्लोनिंग करेंगे, तो कैसे करेंगे? लिंक करेंगे एलियन डीएनए को वेक्टर के साथ, ठीक है? एलियन डीएनए को वेक्टर के साथ लिंक करेंगे एंड ग्रो होने के लिए छोड़ देंगे। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज आपको क्या याद रखनी है बेटा, जो आपका वेक्टर होगा ना उसमें रिकॉग्निशन सीक्वेंस कितने कम होंगे उतना अच्छा है, कितने कम होंगे उतना अच्छा है। क्यों? क्योंकि अगर रिकॉग्निशन सीक्वेंसेस ज्यादा हैं तो डीएनए के फ्रैगमेंट्स ज्यादा बन जाएंगे, वो हमको जरूरत नहीं है। सिर्फ हमको क्या जरूरत है, एक जगह पे कट हो प्लास्मिड में और एक एलियन डीएनए में, ताकि उनको जोड़ पाए। तो कितना कम है उतना अच्छा है, ठीक है? तो जोड़ने के लिए हमने लाइगेशन प्रोसेस किया है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम लाइगेज, ठीक है? तो वो आपको याद रखना है। तो ये भी बेटा मैंने एक्सप्लेन कर लिया। तो यहाँ पे ये देख लो, when a foreign DNA is inserted within a gene of a bacterium, then that gene is inactivated। जैसे मैंने आपको बताया टेट्रासाइक्लिन जीन, तो टेट्रासाइक्लिन के पास BAMH1 हमने यूज किया था, BAMH1 जो रेन एंजाइम यूज किया, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, तो वहां पे टेट्रासाइक्लिन जो जीन था उसकी रेजिस्टेंस एबिलिटी खो गई। क्यों? क्योंकि हमने एलियन डीएनए को इंसर्ट किया और टेट्रासाइक्लिन को इनएक्टिवेट कर दिया। तो ऐसा करने के बाद प्लास्मिड्स के 3 फेट्स होते हैं, ओके? 3 फेट्स होते हैं। तो यहाँ पे मैंने दिखाया है वो 3 फेट्स। एक होता है नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, जिसमें प्लास्मिड ही नहीं है, प्लास्मिड ही नहीं है तो टेट्रासाइक्लिन या एम्पिसिलिन होने के चांसेस नहीं है, तो ये दोनों में ही ग्रो नहीं करेंगे, ठीक है? तो ट्रांसफॉर्मेंट्स विथ नॉन रिकॉम्बिनेंट प्लास्मिड, तो नॉन रिकॉम्बिनेंट प्लास्मिड का मतलब क्या है? प्लास्मिड तो गया है लेकिन एलियन डीएनए इसके अंदर नहीं है, ठीक है? तो थर्ड टाइप है ट्रांसफॉर्मेंट विथ रिकॉम्बिनेंट प्लास्मिड। तो ये जो प्लास्मिड है, इस प्लास्मिड में आपने एलियन डीएनए को ऐड किया, तो इस एलियन डीएनए को जिसने आपने ऐड किया उसमें ही आपने इंसर्शनल इनएक्टिवेशन देखा है। तो ये 3 पॉसिबिलिटीज हैं, है ना? तो ये चीज आपने समझ ली। तो अब यहाँ पे देख लो, जो सिलेक्शन प्रोसेस हुआ था ये फर्स्ट सिलेक्शन प्रोसेस है, ये सेकेंड सिलेक्शन प्रोसेस है। फर्स्ट सिलेक्शन प्रोसेस में बेटा हमने एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन को यूज किया, सेकेंड में हम यूज कर रहे हैं टेट्रासाइक्लिन को, है ना? तो फर्स्ट में हमने किसको सेपरेट किया? नॉन ट्रांसफॉर्मेंट को ट्रांसफॉर्मेंट से सेपरेट किया। सेकेंड प्रोसेस में हमने क्या किया? रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट को सेपरेट किया नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट के साथ, ठीक है? तो इन दोनों को सेपरेट किया। तो यहाँ पे देख लो, यहाँ पे देख लो, जो हमारा ट्रांसफॉर्म्ड सेल है, ठीक है, ये जो हमारा ट्रांसफॉर्म्ड सेल है ये एक टाइप का सेल है, ठीक है? ये एक टाइप का सेल है, इसको हम कहते हैं ट्रांसफॉर्मेंट। और ये दूसरा टाइप का सेल है जिसको हम कहते हैं नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, जिसमें देखो प्लास्मिड ही नहीं आया, नो प्लास्मिड एट ऑल। तो ये 2 टाइप के आपको बैक्टीरिया यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे न्यूट्रिएंट मीडियम में आपने एम्पिसिलिन यूज किया, तो जो भी कॉलोनी ग्रो होगी वो कैसी कॉलोनी होगी? वो होगी ट्रांसफॉर्मेंट के टाइप की कॉलोनी,
ठीक है। जो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है वो ग्रो ही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इनके पास प्लास्मिड नहीं है। तो प्लास्मिड में एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन था, तो ये अब हमने क्या कहते हैं मीडियम में एम्पिसिलिन एंटीबायोटिक डाल दिया, तो इन बैक्टीरिया के पास रेजिस्टेंट करने की एबिलिटी नहीं है, तो ग्रो ही नहीं होंगे। तो किसने ग्रो किया? ट्रांसफॉर्मेंट्स ग्रो हुए। तो इन ट्रांसफॉर्मेंट्स में भी टू टाइप्स हमने देखा। एक टाइप का है रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट, दूसरा टाइप है नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट। ठीक है। तो वहीं पे तो यही जो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट कॉलोनीज थे ना, इसको हमने मस्लिन क्लॉथ में चिपकाया और इसकी रेप्लिका प्लेटिंग की। ठीक है। तो ये जो यहाँ पे प्लेट है इसी को हम कहते हैं मास्टर प्लेट। ये दोनों सेम प्लेट्स हैं। ठीक है, सेम प्लेट्स हैं। तो यहाँ पे मास्टर प्लेटिंग का हमने रेप्लिका प्लेटिंग किया, और जो रेप्लिका प्लेटिंग किया उस मीडियम में हमने क्या ऐड किया? टेट्रासाइक्लिन को ऐड किया। ठीक है, टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक को ऐड किया। अब क्या होगा? जिसमें हमने रिकॉम्बिनेंट दिखाया, मतलब जो भी प्लास्मिड में रिकॉम्बिनेशन हुआ है, मतलब एलियन डीएनए हुआ है, ये ग्रो नहीं करेगा। ये ग्रो नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि इसमें इंसर्शनल इनएक्टिवेशन हुआ था। ठीक है। तो यहाँ पे देख लो, यहाँ पे जो कॉलोनी है यहाँ पे खाली थी। मास्टर प्लेट में वो प्रेजेंट था, रेप्लिका प्लेटिंग में वो खाली है। इसका मतलब क्या है? ये लोकेशन है उस बैक्टीरियल कॉलोनी की जो कैरी कर रहा है रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड। समझ आ रही है मेरी बात? और जो यहाँ पे पिंक पिंक कॉलोनी है ना, ये कौन से हैं? ये है नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट्स के कॉलोनीज। ठीक है। ये हमको कब मिला? ये हमको तब मिला जब हमने कल्चर मीडियम में टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक को यूज किया। ठीक है। तो ये दो है बेटा सिलेक्शन प्रोसेस। तो यहाँ पे दो मार्कर्स हम यूज कर रहे हैं, एक एम्पिसिलिन और एक टेट्रासाइक्लिन। तो इनको यूज करके हमने तीनों पॉसिबिलिटी से चुन के निकाला कि हाँ भाई कौन सा है। यहाँ पे देख लो, जो 1 नंबर है तो ये यहाँ पे ग्रो नहीं किया, लेकिन हमको पता चला कि हाँ भाई ये हमको चाहिए, ये हमारा रिक्वायर्ड बैक्टीरिया है। तो अब हम क्या करेंगे? ये जो रेप्लिका प्लेट में तो ग्रो नहीं हुआ, ये मास्टर प्लेट में तो प्रेजेंट है, इसका हम एक्सट्रैक्ट करके इसको हम बायोरिएक्टर में ग्रो करने के लिए मास में छोड़ देंगे। ओके, मास अमाउंट में, बल्क में इसका ग्रो करेंगे ताकि डिजायर्ड प्रोडक्ट हमको मिले। ठीक है। इसको कहते हैं हम क्लोनिंग ऑफ वेक्टर। ठीक है, जो प्लास्मिड था, जो वेक्टर था, उसकी क्लोनिंग कर रहे हैं, उसका सिलेक्शन कर रहे हैं, उसका सेपरेशन कर रहे हैं, और हमको रिक्वायर्ड प्रोडक्ट मिल गया। अब इसको हमने मास में ग्रो करना है। क्या ये चीज समझ में आ गई सबको? इज दिस क्लियर टू एवरीवन? अब क्या है? अब क्या है? ठीक है, ये जो मैंने प्रोसेस बताया ना बेटा, ये थोड़ा मुश्किल प्रोसेस है। क्यों मुश्किल है? यहाँ पे देखो, इसने लिखा है क्योंकि साइमल्टेनियसली आपने दो दो प्लेटिंग करनी है, दो दो डिफरेंट एंटीबायोटिक्स को यूज करना है, बहुत सर खराब होता है। तो इसके जगह पे हमने क्या किया बेटा? हमने यूज किया क्रोमोजेनिक सब्सटेंस को। क्रोमोजेनिक सब्सटेंस वो है जो कलर देता है। ओके, जो कलर देता है। मैम कौन सा सबस्ट्रेट यूज किया हमने? कौन सा क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट यूज किया? हमने यूज किया बेटा एक्सगाल को। ओके, एक्सगाल एक वो सब्सटेंस है जिसके थ्रू कलर होता है। ओके, तो ये आप ना ये पढ़ने से पहले यहाँ पे देख लो, इसको मैं आपको यहाँ पे समझाती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, जैसे आपने देखा लास्ट स्लाइड में, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन का हमने इंसर्शनल इनएक्टिवेशन किया था, है ना? इसका हमने इंसर्शनल इनएक्टिवेशन किया था। तो यहाँ पे हम लोग इसका साइमल्टेनियस क्या यूज कर रहे हैं? यहाँ पे हम लोग टेट्रासाइक्लिन यूज नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग वो जीन यूज कर रहे हैं जिसको कहते हैं लैक जेड जीन। ओके, यहाँ पे हम लोग यूज कर रहे हैं लैक जेड जीन। ये जीन क्या बनाता था? ये बनाता था बीटा गैलेक्टोसिडेज। Okay, beta galactosidase. So LAC-Z gene was supposed to produce the enzyme beta galactosidase, but we have done the insertional inactivation. मतलब हमने इस जीन में किसको ऐड किया? एलियन डीएनए को ऐड किया। जब हमने एलियन डीएनए को LAC-Z जीन में ऐड किया तो इसकी कैपेसिटी चली गई। अब बीटा गैलेक्टोसिडेज बनाने की कैपेसिटी नहीं है इस LAC-Z जीन के पास। ठीक है, तो जब इस तरीके का प्लास्मिड आपको कॉलोनी बनाएगा तो ये कौन सा कलर बनाएगा? ये बनाएगा बेटा व्हाइट कलर कॉलोनीज। ठीक है, जिसमें इंसर्शनल इनएक्टिवेशन हुआ है ये बनाएगा व्हाइट कलर के कॉलोनीज। ठीक है, ये एक पॉसिबिलिटी है। जो दूसरा पॉसिबिलिटी है,
ये ओके। तो व्हाइट कॉलोनीज ये क्या है बेटा, ये है रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट्स, ये है रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट्स। ठीक है, अब हम बात करते हैं नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट की, जिसमें लैक जेड जीन जो है वो इंटैक्ट है। ओके, जो लैक जेड जीन है वो इंटैक्ट है, और ये जो एंजाइम है, ये जो एंजाइम है ये लैक्जेट जीन बीटा गैलेक्टोसिडेज को प्रोड्यूस करेगा, और ये जो एंजाइम रिएक्ट करेगा हमारा क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट दैट इज एक्स गाल। ओके, तो एक्स गाल के साथ रिएक्ट करके ये देगा ब्लू कलर्ड कॉलोनी, ये बनाएगा ब्लू कलर्ड कॉलोनी। ठीक है, तो जो हमने लास्ट स्लाइड में कर रहे थे वो बहुत थोड़ा मुश्किल प्रोसेस है, इसीलिए हम यहाँ पे क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट का यूज कर रहे हैं, दैट इज एक्स गाल। सिर्फ दो चीजें यहाँ पे डिफरेंट है बेटा, एक एक्स गाल, यहाँ पे आपने क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट यूज किया है, दूसरा टेट्रासाइक्लिन जीन के जगह पे आप यूज कर रहे हो लैक जेड जीन। ठीक है, तो ये चीजें आपको याद रखनी है। तो यहाँ पे देख लो, जिसमें इंसर्शनल इनएक्टिवेशन हुआ है उसमें व्हाइट कॉलोनीज दिख रहे हैं, जिसमें इंसर्शनल इनएक्टिवेशन नहीं हुआ मतलब नो एलियन डीएनए। ओके, जिसका मतलब है नो एलियन डीएनए, तो इसमें आपको क्या दिख रहा है, ब्लू कॉलोनीज। जिसमें एलियन डीएनए है ये दिख रहा है आपको, ये एलियन डीएनए, जिसमें एलियन डीएनए है वो दिखा रहा है व्हाइट कॉलोनीज। अब आपको चाहिए कौन, आप मुझे बताओ इसमें आपको कौन चाहिए, आपको व्हाइट कॉलोनी वाला चाहिए या ब्लू कॉलोनी वाला चाहिए? हाँ, टेल मी, व्हाइट और ब्लू? Whites are recombinant transformants, blues are non-recombinant transformant. Which one do you want to collect? कौन सा कलेक्ट करके आप बायोरिएक्टर में डालोगे? समझ में आया या नहीं आया? वेरी गुड कृष्णा, व्हाइट वाला निकालोगे, है ना? क्यों? क्योंकि व्हाइट वाला ही रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट है, उसी को तो हम सिलेक्ट कर रहे थे, उसी को सिलेक्ट कर रहे थे। यहाँ पे इजी हो रहा है हमारा सिलेक्शन प्रोसेस, क्योंकि यहाँ पे कलरिंग एजेंट यूज किया एक्सगाल, तो कुछ कॉलोनीज ब्लू हैं, कुछ कॉलोनीज व्हाइट हैं, तो क्लियर डिफरेंशिएशन हो गया बैक्टीरिया का, मतलब होस्ट का। ठीक है, ये चीज क्लियर है सबको? अब आप ये पढ़ो तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा है, इन दिस प्रोसेस a recombinant DNA is inserted in a gene that produces a enzyme beta galactosidase। ठीक है, जब हमने इसमें रिकॉम्बिनेंट किया, या फिर जिसका मतलब है हमने एलियन डीएनए को ऐड किया, तो यहाँ पे हो गया इंसर्शनल इनएक्टिवेशन, तो ये कोई भी कलर प्रोड्यूस नहीं करता, जिसका मतलब है ये बनाता है व्हाइट कॉलोनी। जो व्हाइट कॉलोनी बनाता है वो रिकॉम्बिनेंट कॉलोनीज है। ठीक है, एंड जिन बैक्टीरिया में प्लाज्मिड तो गया, ओके, लेकिन इंसर्शन नहीं था, मतलब एलियन डीएनए नहीं था, प्लाज्मिड तो था लेकिन एलियन डीएनए नहीं था, तो उन केस में इस टाइप के बैक्टीरिया भी ग्रो हुए, बट ये एक्सगाल के साथ रिएक्ट किया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एलियन डीएनए नहीं था, तो लैक जेड जीन बीटा गैलेक्टोसिडेज एंजाइम प्रोड्यूस किया, तो उस एंजाइम एक्सगाल के साथ रिएक्ट करके ब्लू कलर कॉलोनीज बनाता है। तो ये हमको चाहिए नहीं, चाहिए हमको व्हाइट, तो व्हाइट को निकाल के हम एक्सट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो चलो ये क्लियर है। अब लास्ट पॉइंट पे आते हैं, वेक्टर्स फॉर क्लोनिंग जीन्स एंड इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो प्लांट्स के लिए हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस का यूज कर रहे हैं, एनिमल्स के लिए रेट्रोवायरस का यूज कर रहे हैं। जो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस में जो टीआई प्लाज्मिड होता है बेटा, ये यूजुअली तो ये एक पैथोजेनिक है, मतलब पैथोजेनिक नहीं कह सकते, ये एक ट्यूमर इंड्यूसिंग डीएनए है, बट हम इस ट्यूमर इंड्यूसिंग डीएनए को, ये एक डिजीज कॉज करने वाला जो कैरेक्टर था उसको हम क्या कर रहे हैं, कुछ बेनिफिशियल में यूज कर रहे हैं, इसको मॉडिफाई करके। ठीक है, तो ये जो टीआई प्लाज्मिड है यूजुअली हम लोग प्लांट्स में यूज करते हैं इसको। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है देखो, ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड of agrobacterium tumefaciens is modified into a cloning vector which is not pathogenic anymore but can be used in the mechanisms to deliver gene of interest। gene of interest कौन है, हमारा एलियन या फिर फॉरेन डीएनए। तो प्लांट्स के अंदर डालने के लिए हम लोग यूज कर रहे हैं टीआई प्लाज्मिड ऑफ एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस। ठीक है, तो इसी तरीके से हम लोग एनिमल्स में क्या यूज कर रहे हैं, रेट्रोवायरस। ठीक है, तो इन रेट्रोवायरस जो है ना, ये यूजुअली ये क्या कर सकते हैं, नॉर्मल सेल्स को कैंसर सेल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन हम इसकी पैथोजेनिसिटी निकाल रहे हैं और इसको यूज कर रहे हैं कुछ डिजायरेबल जीन्स को ट्रांसफर करने के लिए। ठीक है,
तो डिजायरेबल जीन्स को ट्रांसफर करने के लिए इन रेट्रोवायरसेस का यूज कर रहे हैं, और ये जो रेट्रोवायरसेस एनिमल सेल्स में यूज होता है। बहुत सिंपल है बेटा, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। सो देयर इज अ क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। इन जेनेटिक इंजीनियरिंग द एंटीबायोटिक्स यूज्ड as selectable markers to select healthy vectors to keep the cultures free of infection as sequences from where replication starts. uh, I want answers. मुझे आंसर चाहिए। In genetic engineering, the antibiotic are used as, कैसे यूज कर रहे हैं बेटा एंटीबायोटिक्स को? अभी अभी मैंने सारा क्लास इसके ऊपर ले लिया, बताओ ना, एंटीबायोटिक्स को हम कैसे यूज कर रहे हैं? टू सेलेक्ट एज अ हेल्दी वेक्टर? नो। टू कीप कल्चर्स फ्री फ्रॉम इन्फेक्शन? नो। एज अ सीक्वेंस वेयर एप्लीकेशन स्टार्ट? नो भाई, ये तो ओराई साइट है। नो। ओके, हम लोग यूज कर रहे हैं एंटीबायोटिक्स को एज अ सिलेक्टेबल मार्कर्स। आपके सिलेबस में 2 सिलेक्टेबल मार्कर्स का हमने यूज किया, एक था एम्पिसिलिन, दूसरा था टेट्रासाइक्लिन। ये दोनों किसमें प्रेजेंट थे? ये प्रेजेंट थे आर्टिफिशियल प्लाज्मिड PBr322 में, ठीक है। तो इन दोनों को आपने यूज किया एज अ सिलेक्टेबल मार्कर। इज दिस क्लियर? क्या किसी को डाउट है इसमें? इसमें किसी को डाउट है? इफ एनीबडी हैज एनी डाउट यू कैन आस्क और एल्स यू कैन लीव। ये हम लोग कल पढ़ेंगे। किसी को कुछ डाउट है तो पूछिए। जयदीप चावड़ा, कृष्णा पार्मा, रास्ता विलारी। भावनगर नहीं है क्या? भावनगर लेफ्ट हो गए? ओके बेटा, किसी को कुछ डाउट है? नो? ओके ओके देन सी यू टुमारो। कल हम लोग मीट करेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड सिलेक्टेबल मार्कर, कोई डाउट नहीं है इसमें। Okay, so see you tomorrow. Take care, everyone. Till then, bye bye.